कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो बड़ी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, वो लगातार बढ़ती क्यों जा रही हैं? भारत डायबिटीज का केंद्र बन चुका है। भारत में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटीज के जो पेशेंट है वो भारत में है। हार्ट अटैक के केस कंटिन्यूअसली लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हार्ट अटैक जो कि पहले 60-70 साल की एज में आने वाली एक हेल्थ कंडीशन माना जाता था, वो बच्चों में भी आ रहा है और 20-22-25 साल के लोगों में तो काफी कॉमन हो चुका है। ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली राइज कर रहे हैं। पहले ब्लड प्रेशर भी एक 40-50 साल की एज में हुआ करता था, अभी जल्दी हो रहा है। कैंसर के केस बढ़ते जा रहे हैं। थायराइड, हर तीसरी चौथी फीमेल को थायराइड की प्रॉब्लम है। हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ओबेसिटी आ रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होती हैं जो थायराइड के कारण होती है, वो सारी चीजें हो रही हैं। इनफर्टिलिटी के केस कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। आईवीएफ आज एक इतना कॉमन हो चुका है। छोटे से छोटे, बड़े शहरों में आईवीएफ होता था, छोटे छोटे सेंटर में भी आईवीएफ आने लगे हैं। फिर मेल्स के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम भी काफी बढ़ती जा रही हैं। ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर है, छोटे मोटे हेल्थ डिसऑर्डर की हम बात नहीं कर रहे हैं। सर्दी जुकाम खांसी होता रहता है, बुखार है कभी कभी आता रहता है, घुटने में दर्द एज रिलेटेड होता है, हम उन सारी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। हम सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्यों हो रहे हैं, इनके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। आप किसी भी डॉक्टर से बात करिए इन सारी बीमारियों के लिए जो मैंने आपको बताया। आप गूगल पे सर्च करिए, चैट जीपीटी पे सर्च करिए, कहीं भी आप इसके बारे में सर्च करिए, जितने भी एआई प्लेटफॉर्म है आप वहां सर्च करिए, आपको 2-3 कॉमन कॉज मिलेंगे। एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज क्यों होती है और किसी व्यक्ति को डायबिटीज क्यों नहीं होती है। एग्जैक्ट कॉज, जैसे हमें मलेरिया का पता है कि मलेरिया एक प्रकार के प्लाज्मोडियम वायरस नामक एक जीव के कारण होता है, हमें पता है। हमको पता होता है कि डायरिया अलग अलग वायरस के डिसऑर्डर के कारण होता है, वो हमें पता है। स्किन इन्फेक्शन है, वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की फंगस ग्रोथ के कारण होता है, ये हमें पता है। लेकिन ये जो सीरियस बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, ये किस वजह से हो रही है? ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, किसी को नहीं पता। होता क्या है वो हमें पता है कि ब्लड कैपिलरीज जो है वो थोड़ी सी थिक हो गई है, वहां पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स हैं जो रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, वो ज्यादा मात्रा में करने लगी है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है। हमको पैथोफिजियोलॉजी पता है, लेकिन क्यों हो रही है ये पैथोफिजियोलॉजी, उसके बारे में एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। कैंसर का कॉज नहीं पता। 3-4 कॉमन चीजें आती है जो हमेशा आएंगी। फर्स्ट उसमें आएगा स्ट्रेस। आप किसी भी डॉक्टर से बात करिए, मैंने कभी वीडियो क्लिप देखी जिसमें था कि अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो कौन सी चीजें, तो उन्होंने 6 चीजें बताई थी, जिसमें फर्स्ट था स्ट्रेस। प्रॉपर मुझे 3 हैक्स दो जिससे मैं अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि कैंसर होने के चांसेस मुझे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। ये 6 लेटर्स है। अगर आपने ये 6 लेटर्स फॉलो कर लिया, आपको कैंसर नहीं हो सकता। MEDSRX। M इज मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ में अपने आप को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एंड X इज दैट X फैक्टर, जो आप इंजॉय करते हो करने में, डू दैट। अगर ये आप MEDSRX कर रहे हो ना, आपको कभी कैंसर नहीं छू सकता। प्रीमेच्योर एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में शीघ्र पतन भी कहते हैं, ये क्यों होता है और क्या बढ़ती उम्र का असर होता है, या क्या किस वजह से ये होता है? अगेन वही स्ट्रेस का इशू होता है कि अगर आप स्ट्रेस फ्री हैं तो आपको कैंसर लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकता। ब्लड प्रेशर, अगर आप स्ट्रेस फ्री है, स्ट्रेस कंट्रोल में रखते हैं, तो आपको नहीं होगा। तो फर्स्ट ये सारी बीमारियों का जो कॉज निकल कर आता है वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के बारे में हम बात करें तो अगर मैं कभी किसी पेशेंट से बात करती हूँ कि यार थोड़ा स्ट्रेस कम करो, तो पहला जो लोग बोलते हैं, 2 चीजें लोग बोलेंगे। फर्स्ट या तो बोलेंगे कि मैडम हमें स्ट्रेस नहीं होता, हम तो मस्त मौला रहते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, खुश रहते हैं, हमको कोई स्ट्रेस नहीं होता। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिनाइल फॉर्म में रहते हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं होता। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं अरे मैडम स्ट्रेस तो कॉमन ही है, होता ही है स्ट्रेस, तो क्या करे, जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस से तो बच ही नहीं सकते। ये दोनों ही प्रकार के जो व्यक्ति है ना, वो डिनाइल फॉर्म में है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि उसको स्ट्रेस नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। स्ट्रेस कॉमन है, होगा ही होगा। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो और आप ये बोलते हो कि नहीं मुझे डायबिटीज, मुझे स्ट्रेस नहीं होता, मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेता, तो आप झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर से झूठ बोल रहे हो अलग बात है, दूसरों से झूठ बोल रहे हो अलग बात है, खुद से झूठ बोल रहे हो। आयुर्वेद में एक चीज आती है, कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर कोई कार्य है, कोई चीज दिखाई दे रही है, तो उसके पीछे का जो कारण है वो निश्चित रूप से होगा। इसके उदाहरण के लिए दिया जाता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होती है। अगर कहीं पर भी आपको धुआं दिखाई दे रहा है, किसी भी प्रकार का धुआं आ रहा है, तो वो निश्चित इस बात के लिए है कि वहां किसी ना किसी प्रकार की, किसी ना किसी फॉर्म की अग्नि उपस्थित है। तो अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आपको स्ट्रेस हो रखा है, ये बिल्कुल तय है।
फर्स्ट थिंग तो डिनायल मोड में रहने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं कि हमको स्ट्रेस नहीं होता। दूसरे लोग जो ये मान के चलते हैं कि स्ट्रेस बिल्कुल कॉमन है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये गंदगी है और हमें तो इसी गंदगी में रहना है। ये ठीक वैसे ही बात है कि आप एक कचड़े के ढेर में या कूड़े के ढेर में बैठे हुए हो और आपने स्वीकार कर लिया कूड़ा तो रहेगा ही रहेगा, हमें तो यहीं पे रहना है। तो ना आप सफाई की कोशिश करोगे, ना उससे बचने के लिए कोई उपाय करोगे, ना उसे कम करने के लिए कोई उपाय करोगे, क्योंकि आपने उसे स्वीकार कर लिया। तो ये दोनों ही व्यक्ति हैं जिनको प्रॉब्लम होगी। अब स्ट्रेस को आप मैनेज कैसे करोगे? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 3-4 बेसिक चीजें होती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर मेडिटेशन करिए, जिस वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको नोट डाउन करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपको लगता है कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उसे नोट डाउन करिए। जो आपको लाइफ में जिंदगी में परेशानी हो रही है उसे नोट डाउन करिए। फिर एक थर्ड पर्सन की तरह उस चीज को देखिए। थर्ड पर्सन मतलब कि यार मुझे नहीं, कोई और व्यक्ति, ऐरा गैरा व्यक्ति, ABC XYZ व्यक्ति अगर इस प्रॉब्लम में होता तो मैं उसे क्या सोल्यूशन देता, और वो जो सोल्यूशन आपके दिमाग में है उनको नोट करिए। आपको 3-4-5-6 अलग अलग सोल्यूशन आएंगे, उसको नोट करिए और फिर उन सोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में सोचिए, और ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन अपने अंतर मन में करते करते आप सोल्यूशन में पहुंच जाएंगे। स्ट्रेस को मैनेज करना आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। प्रतिदिन आधे से 1 घंटे डायरी लिखने की आदत डालिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बैठकर उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में लिखिए, तो बहुत स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकोगे। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी मोटिवेशन वाली किताबें सुनिए। अब यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, स्पेशली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के या फिर कैंसर रिलेटेड डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं। अब लोग ये मानते हैं कि यार कोई गरीब व्यक्ति है उसको स्ट्रेस ज्यादा होगा। तो यार मेरे पास आर्मी के ऑफिसर्स भी आए हुए हैं जिन्होंने टेलीफोन कंसल्टेशन बुक किया है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आर्मी का बिल्कुल हाई लेवल का रक्षा मंत्रालय से कॉल आ गया, ऐसा नहीं, पर कोई व्यक्ति जो प्रोफेशनली आर्मी में है, इंडियन आर्मी में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने टेलीफोन कंसल्टेशन बुक कर रखा है अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। किसी की सेक्सुअल प्रॉब्लम, किसी की शॉर्ट प्रॉब्लम के लिए। कुछ लोग हैं, टीचर्स हैं, एक व्यक्ति है जिनका खुद ही काम है मोटिवेशन करना, वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, ग्रूमिंग क्लासेस चलाते हैं, लेकिन खुद वो अलग अलग प्रकार की इनसिक्योरिटीज से झेल रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेस है, जो इनसिक्योरिटीज है, इसका केवल एक्सरसाइज से, केवल आपके प्रोफेशन से लेना देना नहीं होता। आप जिस प्रोफेशन में हो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने लास्ट वीडियो जो अपने बारे में बताया था उसमें मैंने बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि मैं स्ट्रेस में रहती हूँ, मेरे पास डायरी इतनी सारी भरी पड़ी रखी है, क्योंकि मैं तो 2-2, 3-3 घंटे लिखती हूँ। इतनी स्ट्रेस होती है, कई बार इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं समाज में रहते हुए, तो वो लिखना पड़ता है। तो ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हाउसवाइफ हो, जॉब में हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट ये इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज आती है डाइट। अब डाइट में एक फंडा समझिए कि भारत में ज्यादातर लोग घर का खाना खाते हैं, ठीक है। हर दूसरा पेशेंट आगे ये बात बोलेगा, मैडम हम तो बाहर का खाना खाते ही नहीं है, हमने तो जमाना हो गया बाहर का खाना छोड़ दिया, हम तो घर का बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, फिर भी बीमार रहते हैं। तो जब आप फिर भी बीमार हो तो फर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करो कि आपके खाने में कुछ गड़बड़ी है। इसको मैं बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे यहाँ जो भारतीय हम जो खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में इंटरनली जाके शुगर में कन्वर्ट होगा। आप भले ही मीठा नहीं खा रहे हो, आप सोचते हो कि हम यार मिठाई बाहर की मिठाई नहीं खाते, नुकसान करती है। आप जो घर की मिठाइयाँ खा रहे हो, जो गुड़ की बनी है, शक्कर की बनी हुई है, आपने रोटी खाई है, पोहा खाया है, या उपमा बना के खाया, या मैदे की कोई चीज खाई है, कुछ भी चीज खाई है, ये सारी चीजें आपके पेट में जाके अल्टीमेटली शुगर में ही कन्वर्ट होती है। और शुगर, हाई अमाउंट में शुगर, ये हमारी बॉडी को सेलुलर लेवल पर डैमेज करता है। जो सेल होती हैं उसको कंटिन्यूअसली टॉर्चर करने का काम करता है। और जब आपकी सेल के ऊपर की जो सेल वॉल होती है वो लगातार टॉर्चर होती है। अब ये एक छोटी सी मेरी मान लीजिए सेल की वॉल है, अब कंटिन्यूअस में अपने से नाखून से कोई घाव नहीं होगा, लेकिन मैं से इसी जगह पे लगातार 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 करती रहूँ ना, तो 1-2 घंटे में यहाँ पे घाव बन जाएंगे। वही चीज होती है जब आप एक्सेसिव अमाउंट में शुगर लेते हो। ये शुगर को आप किसी भी रूप में ले रहे हो। हमारे यहाँ का जो रेगुलर खाना होता है ना, आप थाली देखो, थाली में ना मेन जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी अल्टीमेटली आपकी बॉडी में शुगर प्रोड्यूस कर रही हैं। तो आपका खाने में कुछ तो गड़बड़ी है, ठीक है। तो पहले इसको स्वीकार कर लोगे तो बदल पाओगे।
फिर दूसरी बात जो आती है कि आप जो घर का खाना खा रहे हो, ज्यादातर भारत मुख्य रूप से शाकाहारी देश है। हमारे यहाँ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो महीने 15 दिन में एक आध दो बार खाते हैं। रेगुलर नॉनवेज खाने वाले लोग संख्या में अपेक्षाकृत कम होंगे। ठीक है, मैं ऐसा अनुमान से बोल रही हूँ, मेरे पास ऐसा कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक जनरली जो अवेयरनेस है लोगों के बीच में वो यही है कि भारत मुख्य रूप से शाकाहारी देश है। हमारे यहाँ शाकाहारी वाले लोग परसेंटेज में ज्यादा है, नॉन वेजिटेरियन ओकेजनली वाले ज्यादा है, रेगुलर नॉनवेज खाने वाले लोगों की संख्या कम होगी। अब जब हम शाकाहारी की बात कर रहे हैं, शाक शब्द का अर्थ समझो। शाकाहारी की परिभाषा यदि आप चैट जीपीटी पे सर्च करोगे तो उसमें आएगी कि शाक का मतलब होता है वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है हरी पत्तेदार सब्जियां। आपका जो भोजन है उसमें शाक मुख्य रूप से होना चाहिए, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां। जितनी हरी सब्जियां होती है, लौकी, तोरई, कद्दू, पालक, मेथी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ये जो सब्जियां हैं ये आपके भोजन का मुख्य हिस्सा होनी चाहिए। कई लोग दोष देते हैं कि यार भारतीयों का खाना एंशियंट रूप से बहुत खराब चल रहा है। भाई हमारा खराब नहीं, ये अभी खराब हो गया है जब हम टेस्ट के लिए खाना खाने लगे हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में इतने प्रकार के शाक का वर्णन है, इतने अलग अलग प्रकार के शाक होते हैं, इनके बनाने के तरीके का वर्णन है, उनके यूजेस का वर्णन है। तो मेन खाना हमारे यहाँ का शाकाहारी होना चाहिए। शाकाहारी मतलब हमारे खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां मुख्य रूप से होनी चाहिए, और बाकी की जो चीजें हैं ना वो एक्सटर्नल, वो थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। जो हम सब्जियां खाते हैं ये आप रिसर्च कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। हम जो बेसिक फॉर्म होता है कि हमारा प्रोटीन चाहिए, हमेशा चाहिए। जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत कम होती है। आप चाहे लौकी खाएं, तोरई खाएं, कद्दू खाएं, फूलगोभी खाएं, पत्ता गोभी खाएं, शिमला मिर्च खाएं, या और भी सब्जियां खाएं, बीन्स खाएं, अलग अलग प्रकार की। ये जितनी भी आप सब्जियां खाएंगे इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है, प्रोटीन भी कम होता है। इनके अंदर मेनली होते हैं मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और फाइबर होते हैं। ठीक है, ये आपकी बॉडी को इंटरनली हेल्दी बनाने का काम करते हैं। आपकी जो सेल वॉल होती है, जो मैंने बताया, जो ग्लूकोज के कारण जो डैमेज हो जाती है उसको हील करने का काम करते हैं। तो आपके खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां मुख्य रूप से होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा होनी ही चाहिए। और प्रोटीन की मात्रा दालें वाले आप खूब सारी लीजिए, खूब सारी दालें खाइए, खूब सारी सब्जियां खाइए। जितनी भी दालें होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होती हैं, तो दाल खाने से आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पूरा हो जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आपके फाइबर, मिनरल्स और विटामिन पूरे हो जाएंगे। आप जो ये जो रोटी की मात्रा बढ़ा देते हो ना, मेरे साथ पेशेंट्स के साथ अक्सर होता है, वो बोलते हो कि खाने में रोटी कम करना है। तो उनका पहला सवाल होता है क्या खाएंगे फिर, क्योंकि हमारे यहाँ हम रोटी के साथ सब्जी खाते हैं ना, हमको सब्जी थोड़ी सी चाहिए। मेन तो हमारा खाना रोटी हो गया है, हमें रोटी चाहिए ज्यादा। ये गलत है, आपके खाने में एक बहुत बड़ी गड़बड़ आ रही है। आप खाना आपका केवल शुद्ध होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके खाने में क्या है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग हो गया, स्ट्रेस आपको मैनेज करना है अगर आप ये सारी बीमारियों से बचना चाहते हो। सेकंड ये डाइट करना है। थर्ड है एक्सरसाइज। यार एक्सरसाइज के मामले में भारतीय लोग बहुत बेकार है, अनफॉर्चुनेटली बहुत बेकार है। हमारे यहाँ एक्सरसाइज का मतलब होता है केवल और केवल टहलना या ज्यादा से ज्यादा दौड़ना। या कोई व्यक्ति भर्ती वगैरह के लिए, पुलिस की या किसी जॉब की तैयारी कर रहा होगा ना, वो एक्सरसाइज करेगा, अदरवाइज सीधे जाके जिम करेंगे। फीमेल्स तो जिम वैसे ही कम करती है बहुत ज्यादा, शादीशुदा औरतें तो बहुत ही कम मात्रा में जिम करती हैं, अच्छी भी लगती है ना। साड़ी पहन के अगर आप जिम करोगे तो थोड़ा सा गलत लगेगा, और जीन्स टॉप या लेगी या ट्राउजर ये सब पहन के शादीशुदा औरतों को अलाउ नहीं होता है कि यार हमारे घर की बहू ऐसा काम करेगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज मस्ट है, और एक्सरसाइज चलना नहीं होता। एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज होता है, व्यायाम होता है। व्यायाम का मतलब है आपके शरीर में सिर से लेके आपके पैर के नाखून तक सभी मांसपेशियों में स्ट्रेच होना चाहिए, मतलब वो फैलनी चाहिए, फिर सिकुड़नी चाहिए। सारी एक एक छोटी से छोटी जो सेल है, एक एक छोटी से छोटी जो मांसपेशी है, उसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, तभी वो एक्सरसाइज काम करेगी। अगर आप ये सारी चीजें करते हो, रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हो, रेगुलर डाइट पे ध्यान दे रहे हो, और एक्सरसाइज कर रहे हो, ये तीन चीजें अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही, ये सिर्फ सारी सीरियस हेल्थ कंडीशन है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे कैंसर है, चाहे थायराइड है, ये सारी जितनी भी ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर होते हैं, चाहे वो सोरियासिस वाली प्रॉब्लम आए, चाहे आईबीडी की प्रॉब्लम आए, चाहे आईबीएस की प्रॉब्लम आए, इन सारी बीमारियों से होने के चांसेस कम से कम 70% कम हो जाते हैं। अब 70% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर इतना सब आपने कम कर लिया तो बहुत सारी बीमारियों से आप वैसे ही बच जाओगे। नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी होता रहेगा, उसके लिए थोड़ी बहुत आयुर्वेद की, एलोपैथी की दवाइयाँ खा लो, बढ़िया है, बस ठीक है। लेकिन सीरियस हेल्थ कंडीशन से बच जाओगे अगर इन सारी चीजों का ध्यान रख लिया।
अगर आप स्ट्रेस के ऊपर या डाइट के ऊपर और डिटेल में कुछ जानना चाहते हो, कोई सवाल है आपके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। किसी और हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में पर्टिकुलरली जानना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।